चलो अब हम क्या करेंगे ना, देखो अब जो टॉपिक है हमारा वो करंट का हीटिंग इफेक्ट। ये भी एक टॉपिक है जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात की जाती है। तो इसमें क्या कहते हैं ना कि जैसे अगर हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, कोई भी एक मेटेलिक वायर है, और अगर उस वायर में से करंट फ्लो होता है, अगर किसी भी वायर में से करंट फ्लो होता है, तो बेसिकली होता क्या है ना कि जब आप करंट फ्लो करते हो तो एक्चुअल में इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिकॉज बाय कन्वेंशन हम करंट को हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिखाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वायर के अंदर अलग अलग लोकेशंस पर एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बार बार उन एटम्स के साथ जाकर के इनकी टक्कर हो जाती है, कोलिजन हो जाती है, और कोलाइड करने से ये क्या होता है कि अपनी एनर्जी बार बार लूज करते हैं। सिंपल सी थ्योरी है, अगर कोई कार है और बहुत हाई स्पीड पे चल रही है, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, और सामने ट्रक से टक्कर हो जाए उसकी, या सामने किसी दीवार से टक्कर हो जाए, तो चाहे वो कितनी स्पीड में क्यों ना हो, टक्कर लगते ही वो स्टॉप हो जाती है। तो जब वो वी स्पीड पे चलती है तो उसके अंदर हाफ, मतलब हम अगर हम कार का एग्जांपल लें तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे कि अगर कोई कार है मान लो और वो कार वी स्पीड पे चले, उसका मास एम है, वो वी स्पीड पे चले, ठीक है, और सामने एक वॉल है और जा करके उससे एक्सीडेंट हो जाए उसका, तो एक्सीडेंट के बाद ये कार स्टॉप हो गई, डैमेज हो गई, तो इसकी जो एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, वो सारी की सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। किसमें लॉस, किसमें होती है, टक्कर लगने पे आवाज आती है, तो इसका मतलब वो साउंड में जाएगी, ठीक है, धमाका होता है ना टक्कर लगने पर, और टक्कर लगने पर सारे पार्ट्स हीट अप हो जाते हैं, यानी कि कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरी है कि कोई भी चीज जब कोलाइड करती है तो वहां पर साउंड और हीट ये सब चीजें प्रोड्यूस होती है। बट इलेक्ट्रॉन के केस में सेम प्रोसेस तो यहाँ भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम से कोलाइड करेगा तो एक धमाका होगा, यानी कि साउंड आएगा, बट वो साउंड हम लोग के लिए सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि साउंड काफी लो इंटेंसिटी का होता है। तो हम ये मानते हैं कि कोलिजन में इलेक्ट्रॉन की जितनी भी एनर्जी होती है वो लगभग हीट में प्रोड्यूस हो जाती है, यानी वायर के अंदर कंटिन्यूअसली हीट जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ कोलिजन। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ड्यू टू कोलिजन्स, किनके बीच में, तो उसका आंसर दोगे इट इज बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन्स उसके चल रहे थे उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ वायर। ये तो हो गया इसका कॉज, ऐसा क्यों होता है, कॉज। अब अगर इसकी मैथमेटिकल वैल्यू की बात करो तो क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि 1 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस तो किया है पहले यार, हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया है, अगर रिकॉल करो, देखो मैं फिर से बताऊं क्या डिस्कशन हुआ था हमारा, कि अगर हमारे पास ये वायर है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये साइड प्लस है और ये साइड माइनस है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्लस की तरफ चलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन, ये था वर्क अपॉन चार्ज, इसकी डेफिनेशन थी। तो डेफिनेशन इज वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, और वर्क इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इसका मतलब यहां पर एनर्जी अगर कैलकुलेट की जाएगी तो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसको मल्टीप्लाई करके एनर्जी आ जाएगी। अब अगर आपको पर सेकंड निकालना है
तो डिवाइडेड बाय टाइम करो। तो जब डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, ये बाय डेफिनेशन करंट कहलाती है। चार्ज अपॉन टाइम यानी पर सेकंड का जो चार्ज है उसको करंट कह देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आंसर आ जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, तो आंसर हो गया इसका करंट इंटू वी। और इसी को हम फिजिकली, फिजिक्स की लैंग्वेज में पावर भी कहते हैं, पावर का भी नाम देते हो। यानी कि एक फॉर्मूला लिखते हैं कि पावर इक्वल्स टू आई इंटू वी, और अगर यहाँ ओम्स लॉ ऐड कर दें, ओम्स लॉ को मिला दो आप, जिसमें ओम्स लॉ में ये कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो अगर आप ये ऐड कर दो तो V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर V है, एक I है, और उस दूसरे वाले V की जगह अगर हम I इंटू आर कर दें तो हमारे पास पावर हो जाती है आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। या फिर अगर आप यहाँ से I की इक्वल्स टू V बाई आर कर दो, I इक्वल्स टू V बाई आर, और फिर इस I को रिप्लेस कर दो, तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा V बाई आर इंटू वी, विच इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो कुल मिलाकर के पावर के 3 फॉर्मूले कह सकते हो, है ना। पावर के 3 फॉर्मूले कौन कौन से हो गए, देखो पहले तो इसको हटाएं यहाँ से, ठीक है ना। पावर के 3 फॉर्मूले आप यहाँ पर कौन कौन से गए, तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, वो सिर्फ तरीका है उनको अलग अलग लिखने का। एक पावर इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब इस पावर का मतलब क्या है यार, ये पावर कहाँ पर है, ठीक है ना, ये पावर कहाँ पर है। तो ये पावर का मतलब क्या है, इस पावर का मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट, इस पावर का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट होगी वहां पर, तो उसको हम कहते हैं डिसिपेटेड, अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन 1 सेकेंड। और ये हीट कहाँ डिसिपेट होगी, तो ये हीट डिसिपेट होती है वायर में। तो जिस वजह से क्या होता है कि बहुत देर तक अगर आप किसी वायर में करंट फ्लो कराओ तो वो वायर हीटअप हो जाते हैं, या जो डिवाइस होती हैं वो हीटअप हो जाती है। मोबाइल खास तौर पे अगर आप चार्ज करो और काफी देर तक चार्जिंग करते रहो तो गर्म हो जाते हैं वो, जो एक एविडेंस है कि हाँ करंट फ्लो करने पर हीट डिसिपेट होती है कहीं पर भी, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं इस कैलकुलस में। तो ये पावर आएगी, पावर का मतलब इतनी हीट 1 सेकंड में डिसिपेट होगी। तो अगर आपको कहीं पर हीट निकालना हो, हीट, तो आपको पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ इसको। देखो सपोज करो आपसे कहा जाए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट किया, और उस बैटरी का भी अपना एक रेजिस्टेंस है। बैटरी का जो ईएमएफ है वो मान लिया जाए 18 वोल्ट है, उसका अपना रेजिस्टेंस 1 ओम का है, और बाहर की तरफ कैपिटल आर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 2 ओम है। तो फाइंड पार्ट 1 पावर इन कैपिटल आर विच इज 2 ओम। क्या आंसर होगा इसका, पावर इन कैपिटल आर का आंसर जो कि 2 ओम है, इसका वैल्यू क्या होगा, फाइंड द पावर इन 2 ओम। एक तो ये क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच हीट इज डिसिपेटेड इन 2 ओम ड्यूरिंग, एक कोई टाइम ले लेते हैं, सपोज ड्यूरिंग 4 सेकेंड्स। तो अब देखो उसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे, आप आई निकालोगे। कैसे, वो अभी फॉर्मूला था कि ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 2 और स्मॉल आर 1, यानी कि 6 एम्पियर। अब पावर जब आएगा तो पावर इन
कैपिटल आर विच इज 2 ओम इज, क्या होगा, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लर्न किया था, फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर और आर 2, दैट मीन्स 72, और पावर है तो इसका यूनिट वॉट होगा, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, आपको हीट कैलकुलेट करनी है, तो हीट पावर और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होगा इनटू टाइम, तो पावर 72 और टाइम 4। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 288, और पावर की जो यूनिट, हीट की जो यूनिट होगी वो जूल्स होगी। ठीक है जी, ये इस तरीके से होता है 288 जूल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल लूं, अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, मान लो एक R1 और एक R2, बाकी सब डेटा वैसे, ये 1 ओम है, ये 18 वोल्ट है, R1 मान लो 2 ओम है और R2 3 ओम है, और क्वेश्चन वही है, फाइंड, क्या निकालना है आपको, पावर इन R1 एंड इन R2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले करंट। ठीक है, कैसे निकालोगे करंट, तो वो निकालोगे 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम यहाँ पर, 2 ओम यहाँ पर और 3 ओम यहाँ पर, ये सब सीरीज में लगे हैं, तो 1 + 2 + 3 यानी कुल मिलाकर के ये 3 एम्पियर आ जाएगा। अब जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं मान लो इन R1, तो हम आई स्क्वायर को R1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर जब आप पावर कैलकुलेट करोगे इन R2, तो फिर आई स्क्वायर को R2 से मल्टीप्लाई करो, तो आई हमारा 3 है, उसका स्क्वायर, और R1 यहाँ पर 3 है, तो 27 आ जाएगा यहाँ पर वॉट में, और ये फिर 3 स्क्वायर और R2 3, ऊपर गलती है, ऊपर 2 है सॉरी, तो ये 18 आएगा ऊपर, और यहाँ पर 27 आ जाएगा। इस तरीके से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर इसको समझ जाओगे तो आप इजीली हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या होता है यार, कि जो पावर है वो हीट डिसिपेट हो रही है, तो साइंटिस्ट लोग हमेशा क्या होते हैं, एनर्जी सेव करते हैं। हमारा पूरा जो साइंस कम्युनिटी है, फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट, इनका एक ही एम होता है कि इस पूरे दुनिया में एनर्जी का लॉस ना होने दें। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हीट डिसिपेट होनी है मान लो, तो क्यों ना उस हीट को यूटिलाइज कर लिया जाए। ठीक है ना, अगर कोई चीज लॉस हो रही है तो क्यों ना उसे हम रिसाइकिल कर दें। एनर्जी के रिसाइकिल पर हमेशा से साइंटिस्टों का फोकस रहा है। मतलब जब ये एविडेंस आ चुके कि कभी भी करंट फ्लो कराओगे तो वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, इस पॉइंट को एक्सेप्ट करते हुए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इनके पॉजिटिव एप्लीकेशन देखोगे, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इनका हमारे क्या क्या एप्लीकेशन है आपकी डेली लाइफ में, एप्लीकेशन इन द डेली लाइफ क्या है इस चीज का, हमारी लाइफ में इसके कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। तो उसका एक एप्लीकेशन जो बल्ब होते हैं, दूसरा एप्लीकेशन हीटिंग कोयल्स, जिनसे हम पानी गर्म करते हैं, हीटिंग कोयल, गीजर कह सकते हो, जो गीजर है और आज की डेट में वो इसी चीज का यूज है कि उस हीट को हम पानी गर्म करने में यूज कर रहे हैं। बल्ब, हीटिंग कोयल्स, हेयर ड्रायर की बात कर लो, हेयर ड्रायर्स भी इसी के एग्जाम्पल हैं, उनमें भी हीट प्रोड्यूस करते हो। तो ये कुछ दो चार इंस्ट्रूमेंट मैंने बताए हैं आपको जिनसे हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, इनमें एनर्जी को कन्वर्ट करते हो कैसे, तो बल्ब के अंदर हम लोग जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको लाइट बना देते हैं, विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं,
हीटिंग कॉइल्स में हीट को हम लोग यूज करते हैं पानी को बॉयल करने में, ठीक है ना, बॉयल ऑफ वाटर में यूज कर लेते हो। और हेयर ड्रायर में तो आपको पता है कि बाल सुखाने के लिए यूज करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या करना है, देखिए मान लो हमने कहा कि हमारे पास जो बल्ब होते हैं उन बल्ब्स में एक फिलामेंट होता है। अगर आप बल्ब का फंक्शन समझोगे तो जो बल्ब्स होते हैं ना, उन बल्ब्स में ऐसे जब अंदर जाओगे तो ऐसे करके फिलामेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। और उस बल्ब का दो टर्मिनल्स होते हैं जिनको आप घरों के होल्डर में लगाते हो, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ये जो फिलामेंट होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हम इस बल्ब को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही आप इस बल्ब को एक बैटरी से लगाते हो, सिचुएशन क्या बन जाती है वहां पर, बैटरी को जैसे ही बल्ब से लगाते हो ये ग्लो कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक करंट जाएगा और इस फिलामेंट का अगर मान लो रेजिस्टेंस है, कोई फिलामेंट ऑफ रेजिस्टेंस मान लो आर है, ठीक है, और यहां पर वोल्टेज वी मान लेते हैं कि वोल्टेज वी है। तो अभी हम लोगों ने जो पावर पढ़ा ना कि जो हीट प्रोड्यूस होती है 1 सेकंड के अंदर, हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, इसी को पावर कहते हो। एक्चुअली इस हीट को हम कन्वर्ट कर देते हैं लाइट में। इज द लाइट गिवन बाय बल्ब इन 1 सेकंड, ठीक है। तो हीट को लाइट बना दिया जाता है टेक्निकल तरीके से। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड की वैल्यू, इसी को पावर कह रहे हैं। तो इसको हम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हो, बट प्रेफर करते हैं वी स्क्वायर बाय आर। अब आप इसको समझो क्या होता है कि मान लो अगर आप एक मार्केट से एक बल्ब आपने परचेज किया, तो जब आप बल्ब परचेज करते हो तो आप शॉपकीपर से ये कहते हो कि मुझे इतने वॉट का बल्ब चाहिए। तो सपोज आपने 100 वॉट बल्ब परचेज किया। अब जब आपने 100 वॉट बल्ब परचेज किया तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि उस बल्ब का क्या रेजिस्टेंस है, उस बल्ब में जो फिलामेंट है उस फिलामेंट का क्या रेजिस्टेंस है? जबकि हम सबको पता है कि जो हमारी कंट्री इंडिया है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडिया कंट्री है, इस कंट्री के अंदर जो हाउस होल्ड सप्लाईज हैं, हाउस होल्ड सप्लाई कितने वोल्टेज पे आता है पता है आपको? कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो अप्रोक्सीमेटली 230 से लेकर के 230 तो आइडियल है, बट जो अवेलेबल होता है वो अराउंड 220 वोल्ट होता है। कि जो आपके घर में सप्लाई आती है वो अराउंड 220 वोल्ट पे आती है। तो आप इस बल्ब को ले जा करके अपने घर में लगाओगे, तो जहां पर भी इस बल्ब को लगाओगे वहां पर 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, 220 वोल्ट का सप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस इसको 220 वोल्ट मिलेगा। और 100 वॉट का बल्ब है ये, ठीक है। तो जब ये 100 वॉट का बल्ब है और 220 वोल्ट हमारे घरों में सप्लाई है, यानी कि वोल्टेज 220 है और ये 100 वॉट उसका पावर है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके ये लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इसी फॉर्मूले को एडजस्ट करो। कैसे? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी कर दो। तो पी क्या है? जो बल्ब आप खरीद के लाए, जितने वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है तो यहाँ 100 रखो। और वी क्या है? 220 वोल्ट हमारे घर में सप्लाई आती है, तो ये 220 का स्क्वायर होगा, 220 स्क्वायर, इतने ओम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये 100 वॉट बल्ब की बात कर रहा हूँ। मान लो अगर आपने एक ऐसा बल्ब लेकर के आए जो 60 वॉट का है, रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब निकालना है आपको, तो भी ऐसे ही आएगा। तो न्यूमरेटर में 220 स्क्वायर रखो और डिनोमिनेटर में उसकी पावर 60 वॉट रखो, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब जितने कम वॉट का बल्ब होगा, जितने
कम वॉट का बल्ब होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। या उल्टा बोलो कि जिस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस बल्ब से लाइट कम निकलेगी, और जिस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम होगा उससे लाइट ज्यादा निकलेगी। ठीक है। अगर आप देखो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो हमेशा पावर के हिसाब से मार्केट में बचती है। कॉमर्शियली अगर आप देखो, हमको अगर एक हीटिंग कॉयल खरीदना हो, हीटिंग कॉयल, तो आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाना, वो आपसे ये पूछेगा कितने वॉट का कॉयल चाहिए आपको, यानी कितनी पावर का कॉयल चाहिए। जितनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो कॉमर्शियली पावर के नाम पर पावर से बिकती हैं। वो आपको बल्ब चाहिए, आप पूछोगे, आप कभी भी बल्ब खरीदने जाओ तो वो पूछता है कि आपको कितने वॉट का बल्ब चाहिए। इवन अगर आप CFL लेने जा रहे हो या LED लेने जा रहे हो तो भी ये पूछता है कि भाई आपको 12 वॉट का बल्ब दूं कि 18 वॉट का बल्ब दूं कि 24 वॉट का बल्ब दूं। तो यानी कि कॉमर्शियल एंगल क्या हुआ, पावर। ठीक है, क्योंकि उस शॉपकीपर को ये पता है कि वोल्टेज जो आपके घर में आएगा वो 220 वोल्ट का ही आएगा, क्योंकि इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि आप सारे घरों में 220 वोल्ट सप्लाई करोगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, अगर आपसे कोई कहे कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग coil, find the resistance of heating coil of, let's say, 1000 watt, ठीक है, at 220 वोल्ट। इजी है, 220 वोल्ट मतलब ये वोल्टेज हो गया, 1000 वोल्ट का मतलब पावर हो गया। ठीक है, तो ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है, सेम फॉर्मूला, दैट पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। इट इम्प्लाइज R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन पावर, इम्प्लाइज R इक्वल्स टू 220 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1000, और ये यूनिट ओम्स में आएगी। इस तरीके से हम हाउस होल्ड आइटम, जितनी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगी जो हमारे घरों में यूज होती है, हीटिंग कोयल, बल्ब, हेयर ड्रायर, जितनी भी इस तरीके की चीज है, आयरन जिसके थ्रू हम कपड़े प्रेस करते हैं, मान लो आयरन की बात करें तो वो भी हीटिंग इफेक्ट है। इन सब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे और आपके घरों में 220 वोल्ट की ही सप्लाई आ रही है या 230 वोल्ट की। तो ये सब न्यूमेरिकल्स में बताया जाता है कि कितने वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब एक एग्जांपल देखो, मान लो, ठीक है, अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि मान लो किसी हाउस में, इन हाउस 4 बल्ब हैं, 2 फैन है, जिस मान लो 4 बल्ब हैं, 2 फैन है और एक कॉइल है, हीटिंग कॉइल किसी घर में। ठीक है, और ईच बल्ब 100 वॉट का है। जो पंखे हैं वो मान लो 800 वॉट के हैं, और जो कॉइल है वो मान लो 2000 वॉट का है। और ये आप ऑन करते हो फॉर 6 आवर्स, फैन को ऑन करते हो फॉर 8 आवर्स, और कॉइल को ऑन करते हो फॉर 30 मिनट्स। तो आप बताओगे आपने टोटल टोटल कितना एनर्जी यूज किया है, टोटल एनर्जी कितनी यूज कर दी हमने, टोटल कितनी एनर्जी यूज करी हमने। देखो, तो ये जो 100 वॉट है ये पावर है, और 6 आवर्स टाइम हो गया। तो पावर और टाइम को यूज करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपने जो एनर्जी यूज करी है, यूज्ड एनर्जी कितना होगा, ये 100 वॉट पावर इंटू टाइम 6 आवर्स है, ठीक है ना, 6 आवर्स। तो 6 आवर्स विल बी 6 इंटू 3600 सेकेंड्स में, मतलब जो यहाँ पर टाइम ले रहे हैं वो सेकेंड्स में ले रहे हैं फिलहाल के लिए। और ऐसे 4 बल्ब हैं तो इंटू 4,
प्लस अब 2 पंखे भी ऑन कर रहे हैं, तो 800 वॉट का एक पंखा इंटू 8 आवर्स, तो 8 इंटू 3600, और 2 पंखे हैं तो इंटू 2, प्लस एक कॉयल 2000 वॉट, ठीक है, 30 मिनट के लिए, यानी कि 30 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए, ठीक है, इसमें एक ही है, तो कुल मिलाकर के इतना आपने इतने जूल्स एनर्जी यूज कर ली, ठीक है। इसको मैं कैपिटल ई से नाम दे देता हूँ, एनर्जी। अब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि इतनी एनर्जी हमने यूज कर ली। अब ये एनर्जी गवर्नमेंट आपको सप्लाई करती है, जिसके बदले में वो आपसे बिजली का बिल मांगते हैं, पेमेंट मांगते हैं कि भाई इस महीने में इतना बिल आया है, इसको पे कर दीजिए। तो वो अपनी पेमेंट किस बेसिस पे लेते हैं, मतलब पेमेंट कहीं पर भी होती है तो उसका एक रेट होता है ना। आप एक रजिस्टर खरीदते हो तो आप पहले पूछते हो कि भाई एक रजिस्टर कितने पैसे का है, ठीक है। कोई भी चीज जब परचेज की जाती है तो उसका एक फिक्स रेट होता है। तो रेट कैसे डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रेट कैसे डिसाइड करते हैं? तो गवर्नमेंट क्या होती है, जो यूनिट होती है, यूनिट्स, जैसे आपसे घरों में आता है ना, कभी कभी आप सुनने में आता होगा कि मीटर की जो रीडिंग है, मीटर रीडिंग वो हमेशा यूनिट्स में आती है, कि वो कहते हैं मान लो 200 यूनिट्स है। तो यहाँ यूनिट किस चीज को कहा गया है, मीटर रीडिंग में यूनिट का क्या मतलब होता है जानते हो? मीटर रीडिंग में 1 यूनिट का मतलब क्या है, व्हाट इज 1 यूनिट? तो इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर क्या मतलब हुआ इसका? 1 किलोवाट आर का क्या मतलब हुआ? तो 1 किलोवाट आर का मतलब देखो ये हुआ, 1 किलोवाट आर का मतलब, किलो मतलब 1000, तो ये पावर हो गई, और आर क्या हो गया, टाइम। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। तो इसको एक यूनिट कहा गया है ना, ये सेकंड हट जाएगा बाद में। इतना इतना यूनिट है। और इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक यूनिट का कॉस्ट इतना होगा, यानी कि मान लो 15 रुपए, 15 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इतनी जूल्स एनर्जी कंज्यूम करोगे तो आपको 15 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये सब गवर्नमेंट का रेट है कि 1000 इंटू 3600 जूल्स एनर्जी अगर आपने यूज करी है तो आप 15 रुपए हमको दीजिए, 15 रुपए का पेमेंट करिए। तो अब आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, इसकी जो भी वैल्यू आई होगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे देखा जाएगा? तो यहाँ पर जो भी वैल्यू बनेगी, जो कुछ भी नंबर आएगा, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा। तो मैं उस नंबर को नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 इंटू 3600। तो इससे मालूम चल जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स। और जब नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 15 रुपए है, या जो भी रेट हो, तो नंबर ऑफ यूनिट्स को रेट ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है कि नंबर ऑफ यूनिट एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। इस तरीके से मालूम कर लेते हैं कि हमारे घर में कितना बिल आएगा। और मैंने तो अभी तो एग्जांपल बल्ब, फैन और कॉइल का लिया है, लेकिन हमारे घरों में और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं। एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, हैवी मशीन्स हैं, मोटर मोटर पंप लगे हैं, ठीक है ना, माइक्रोवेव लगा है, मान लीजिए मिक्सर ग्राइंडर लगा है, ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं। तो एक तरीके से ये क्या होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जब ऑन होते हैं तो पूरे एक मंथ के टाइम को लिया जाता है और लगभग एक महीने का टाइम लेते हैं, और ये कैलकुलेशन एक महीने में की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको जो कैलकुलेशन दिखाई है वो 6 आवर्स के लिए दिखाई है, 8 आवर्स के लिए दिखाई है, 30 मिनट्स के लिए दिखाई है। अगर आप इसको पूरे को 1 मंथ कैलकुलेट करो
तब आपको ये मालूम चलता है कि पूरे मंथ में मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा और मुझे पूरे मंथ के लिए कितना पेमेंट करना होता है। और एक्चुअल पेमेंट इससे ज़्यादा होती है क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ फिक्स चार्जेस हैं, प्लस इसके ऊपर टैक्सेस पे करने होते हैं हमें। तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रिलेटिवली हाई होता है, जितना आप यूज़ करते हो उससे कहीं ज़्यादा बिल होता है। ठीक है, उनका क्लियर हुआ? मैसेज कर बच्चे, यहाँ तक अगर आपको मैसेज क्लियर हो, कम्युनिकेट हो गया हो, अगर आप इस पॉइंट को समझ पाए हो, हीटिंग इफेक्ट को, दोनों मैसेज करके बताओ। अगर आपको डाउट है तो आगे एक्सप्लेन करें, समझ आया हो तो बताओ। यस और नो करके जो भी है क्लियर कर दो इसको, है ना बच्चे? चलो ठीक है, थैंक यू। तो हीटिंग इफेक्ट का इस तरीके से यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, शाबाश। अब लास्ट टॉपिक इस पे हीटिंग इफेक्ट का, और अब इसके बाद आप अपना चैप्टर क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने घरों में कई बार ये यूज किया है, लो वोल्टेज। क्या होता है लो वोल्टेज? ये आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ऑल ऑफ सडन, आपने कई बार नोटिस किया हो कि ऑल ऑफ सडन हमारे घरों में जो बल्ब हैं उनकी ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाती है, बल्ब डिम हो जाते हैं। जैसे ही वोल्टेज लो होता है बल्ब डिम हो गए, यानी उनकी ब्राइटनेस डाउन हो जाती है। क्या रीजन हो सकता है कि वोल्टेज कम करते ही बल्ब जो है वो उसकी ग्लो खत्म कम क्यों हो जाती है, पहले से वो कम ग्लो करता है? या फिर समर्स के टाइम पर, स्पेशली अगर आप याद करो तो मई और जून में समर की जो टाइम होती है, यहाँ पर लो वोल्टेज एक प्रॉब्लम है। स्पेशली नाइट होते होते लो वोल्टेज एक प्रॉब्लम बन जाता है। जब हमारे कॉलोनी में, हमारी लोकेलिटी में लगभग सभी लोग अपने अपने घरों पे एयर कंडीशन ऑन कर देते हैं, हैवी मशीनरीज ऑन हो जाती हैं, तो हमारे घरों में वोल्टेजेस ऑटोमेटिकली लो आने लगते हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि घर में कुछ डिवाइसेस वर्क नहीं करती हमारी। तो लो वोल्टेज प्रॉब्लम से बचने के लिए आप रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हो ताकि वो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम को फेस ना करें। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि लो वोल्टेज पर बल्ब डिम क्यों होते हैं और हाई वोल्टेज पर ब्राइट क्यों होते हैं? मतलब वोल्टेज का क्या कनेक्शन है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब से? ब्राइटनेस ऑफ बल्ब एंड वोल्टेज, क्या क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन यही है, देखो पावर का फॉर्मूला जस्ट नाउ आपने डिस्कस किया है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और ब्राइटनेस जो होती है बल्ब की वो उसकी पावर पे डिपेंड करता है। ब्राइटनेस डिपेंड करता है उसकी पावर पे, कितना ब्राइट बल्ब होगा वो डिपेंड करता है वो कितनी ज्यादा पावर का है। ठीक है, तो पावर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। तो आप कह सकते हो कि किसी भी बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो प्रोपोर्शनल होगी वी स्क्वायर के। अब देखो होता क्या है, इसको समझो आप। जैसे मान लो जब आपने बल्ब मैन्युफैक्चर होता है, बल्ब की जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो बल्ब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर एक स्पेसिफिकेशन दी जाती है आपको। स्पेसिफिकेशन क्या दी जाती है? स्पेसिफिकेशन वहां पर प्रिंट होती है, बल्ब के ऊपर प्रिंटेड होती है, प्रिंटेड ऑन बल्ब, ये लिखा होता है वहां पर। ठीक है ना? कभी भी आप जाओगे तो जो ग्लास वाले बल्ब नहीं आते, ग्लास के बल्ब, अभी तो ये आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं, बट ग्लास बल्ब तो कभी भी आप अपने घरों में देखिएगा तो इस टाइप के जो ग्लास बल्ब होते हैं, ऐसे करके वहां पर ऐसे एक पिन होती है और यहाँ पर एक पिन होती है। तो अगर आप कभी नोटिस करना तो ग्लास बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है यहाँ पर ऐसे करके, और वो कनेक्ट होता है। तो उस ग्लास बल्ब के ऊपर यहाँ पर प्रिंटेड होता है 100 वॉट 220 वोल्ट, ऐसे लिखा होता है, प्रिंटेड होता है, किसी भी बल्ब के ऊपर ये प्रिंटेड होगा। ठीक है, इसको आप वेरीफाई करना ग्लास बल्ब्स वगैरह पे।
क्या ये इसकी स्पेसिफिकेशन होती है। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है, स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है, देखो ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि at 220 volt brightness will be at 220 volt the brightness will be 100 watt। ये इस स्पेसिफिकेशन का मतलब है। दैट मीन्स अगर आप इसकी फुल ब्राइटनेस चाहते हो, फुल ब्राइटनेस, तो फुल ब्राइटनेस मिलेगी जब ये 220 वोल्ट अवेलेबल हो। इस बल्ब की फुल ब्राइटनेस आप अवेल कर सकते हो कब, जब वो 220 वोल्ट की सप्लाई पाता हो, एट 220 वोल्ट सप्लाई। बट अगर आप मान लो कि इफ सप्लाई लेस देन 220 वोल्ट आएगी, बट ऑब्वियस है कि उसका ब्राइटनेस भी कम होगा, ब्राइटनेस लेस देन 100 वॉट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह दें कि जो सप्लाई है वो सिर्फ 110 वोल्ट रह गई, हाफ रह गई, हाफ ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, तो यहां पर कंसेप्ट लगाओ, इस कंसेप्ट को फॉलो करो कि ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। तो अगर आप वोल्टेज को 1/2 टाइम्स करोगे तो उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो अगर सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस करती है 110 वोल्ट से मतलब 220 की जगह 110, जो कि एग्जैक्टली हाफ हो गया उसका, तो अगर वोल्टेज हाफ हो जाएगा तो ब्राइटनेस कितने टाइम्स कम हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है वो। तो अगर यहां पर हाफ आएगा तो स्क्वायर करते ही वो 1/4 हो जाएगा। यानी यहां पर जो उसकी ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी 1/4 टाइम्स। दैट मीन्स कितना हो जाएगा वो, 100 वॉट था, उसको 1/4 टाइम्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 25 वॉट। यानी हाफ वोल्टेज पर वो 25 वॉट के बल्ब की तरीके से ग्लो करेगा। हाफ वोल्टेज पर 25 वॉट का बल्ब बन जाएगा वो, जबकि 100 वॉट था। तो उसका प्रॉब्लम यही है, इसमें मैन्युफैक्चरर की कोई मिस्टेक नहीं है। मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि भाई आपको 100 वॉट का बल्ब प्रॉपरली काम करेगा, लेकिन तब काम करेगा ना जब आप इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दो। अगर आप सप्लाई 220 वोल्ट नहीं दे पा रहे हैं इसको, तो ये 100 वॉट का ब्राइटनेस नहीं देगा आपको, रिड्यूस हो जाएगी। तो कितनी रिड्यूस कर जाएगी, तो जितना आप वोल्टेज को रिड्यूस करोगे उसका स्क्वायर कर दो आप, क्योंकि ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। ठीक है, एक एग्जांपल देखो। अगर मैं एक क्वेश्चन लूं यहां पर, अ बल्ब specified as 220 volt 100 watt is operated at, let's say, 55 volt only. What will be output power of bulb? ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, तो ये देखिए, ये स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन अलग होता है और रिजल्ट्स अलग होते हैं। ये स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफाइड है। तो 100 वॉट, लेकिन तब 220 वोल्ट पे। समझ पा रहे हो आप? तो यहां पर कंसेप्ट क्या लगाओगे, पावर, या फिर इसको ब्राइटनेस भी कह सकते हो। पावर और ब्राइटनेस हमारे लिए सेम चीजें हैं, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
पावर, मतलब ये चीजें वी स्क्वायर बाई आर इसके हिसाब से, कि जब वोल्टेज की वैल्यू 220 है तो पावर की वैल्यू 100 है। तो अगर हम इसको 220 से 55 करते हैं, यानी कि 1/4 करते हैं, तो पावर की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, कितनी कम हो जाएगी पावर की वैल्यू? ये 1/4 का स्क्वायर कर दो, यानी 1/16। पावर लो हो जाएगी, कितनी? 1/4 स्क्वायर। इसका मतलब 100 था वो, और 1/4 स्क्वायर टाइम्स का मतलब 16 करना पड़ेगा, यानी इतने वॉट, इतना आउटपुट आएगा उसका। बहुत लो पावर का बल्ब हो गया ये, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर फैक्टर ध्यान रखेंगे, जितना वोल्टेज कम करोगे, जिस रेशियो में वोल्टेज कम होगा, उसके स्क्वायर के रेशियो में उस बल्ब की ब्राइटनेस, यानी उस बल्ब की जो पावर होगी वो कम हो जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है होगा, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट हमने चैप्टर कवर कर लिया, मतलब थियोरेटिकली कवर कर लिया है, और इसमें अब थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, हम लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, आपको भी। ठीक है, सो कंसेप्चुअली आप लगभग बैच के बराबर आ चुके हो, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे ताकि हम इसके कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पाए। ठीक है ओंकार, सो क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे अब। आप नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे, आप प्रैक्टिस करो। अब जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो व्हाट्सएप पर आप हमको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ओंकार? चलो, थैंक यू बच्चे, बाय।